तो आज हम लोग करेंगे जो पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी का आज पार्ट 4 है एंड लास्ट पार्ट है। क्योंकि तीन जो पार्ट अपलोड हो चुका है उस पार्ट में 90 क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर चुके हैं एंड इस पार्ट में हम लोग करेंगे लास्ट जो 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का है, तो अगर आप लोग अभी भी नहीं देखे तीन जो वीडियो, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एज पर आईएसआई मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इन ए बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर किचन इज। किचन के लिए कितना इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 लाख। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डेल्टा इज द लॉस एंगल ऑफ द केबल इट्स पावर फैक्टर इज। अगर डेल्टा अगर लॉस एंगल होता है किसी केबल का, तो पावर फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, हम लोग दिखाते हैं कैसे। देखिए, मानिए अगर एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, सॉरी कैपेसिटेंस है, ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V। मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, यह है R, यह है C। तो इसके अक्रॉस करंट क्या होगा IC, इसके अक्रॉस करंट होगा IR। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इसका ड्रॉ करेंगे हम लोग फेजर डायग्राम। तो अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखिए कैसे होता है। ये होता है आपका V, ये होता है आपका I, और इसका रेफरेंस में आपका होगा R, मतलब रेजिस्टेंस IR, इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है IR, एंड IC कहाँ होगा, IC होगा यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज से कैपेसिटर 90 डिग्री लीड करता है, इसलिए ये होगा आपका IC। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा I, रिजल्टेंट करंट हो जाएगा I। यहाँ पर एक चीज बताना है, टैन डेल्टा यहाँ पर होता है, टैन डेल्टा यहाँ पर होता है लॉस एंगल। टैन डेल्टा क्या है, लॉस एंगल। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों को निकालने के लिए बोला है कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये होता है आपका लॉस एंगल डेल्टा, ठीक है, और ये पूरा क्या होता है, पूरा आपका होता है 90 डिग्री, और ये V एंड I इसके बीच में जो फाई है इसको हम लोगों को निकालना है, इसी को हम लोगों को निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, कॉस फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई का जगह क्या होगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस डेल्टा। फाई का जगह क्यों 90 डिग्री माइनस डेल्टा हुआ, हम पहले बताए कि पूरा 90 है, तो इतना क्या होगा 90 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो cos 90 माइनस डेल्टा क्या होगा, साइन डेल्टा। तो पावर फैक्टर क्या हुआ, साइन डेल्टा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ गए कैसे निकालता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कोडिंग एंगल फॉर एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक शुड बी। कोडिंग एंगल क्या होता है, ठीक है, तो देखिए कोडिंग एंगल का अगर फॉर्मूला अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं एन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एन कितना है 5 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 90 इंटू 2 180 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 36 डिग्री। तो 36 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील रेल आर वेल्डेड बाय। स्टील रेल किसके द्वारा वेल्डेड किया जाता है, तो इसका आंसर होगा थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है द वोल्टेज ऑफ ए पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द। एक पर्टिकुलर बस का वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रिएक्टिव पावर ऑफ द बस से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बार्डन ट्यूब। तो बार्डन ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपका इलिप्टिकल। ठीक है, बार्डन ट्यूब ऐसे करके होता है, देखिए ऐसे करके बार्डन ट्यूब होता है, तो इसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पूछा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Vt is equal to 12 cos 50t plus 10 डिग्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए साइनसॉइडल वोल्टेज, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, ये दिया है आपका 12 cos 50t प्लस 10 डिग्री। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा आपका 12 Vm, ये आपका होगा 12। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज ए वैलिड सेकेंडरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें से कौन सा वैलिड सेकेंडरी वोल्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, तो इसका आंसर होगा 415 वोल्ट मतलब 415 वोल्ट से, या तो 240 वोल्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए साइनसॉइडल वेव द वैल्यू ऑफ द क्रेस्ट फैक्टर। तो साइनसॉइडल वेव कैसा रहता है आप लोगों को पता ही है, रुकिए एक मिनट। तो साइनसॉइडल वेव के लिए क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो साइनसॉइडल वेव तो आप लोगों को पता है, साइनसॉइडल वेव के लिए क्रेस्ट फैक्टर कितना होता है,
ये है आपका साइनसॉइडल वेव, ठीक है। क्रेस्ट फैक्टर आपका होता है 1.414, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स विल बी चीपर, इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव सबसे चीपर है, तो इसका आंसर होगा 100 HP AC 3 फेज मोटर सबसे चीपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मटेरियल्स A and B have resistance temperature coefficient 0.004 and 0.0004 per degree Celsius respectively at a given temperature. In what proportion should A and B be joined in series to produce a circuit having a temperature coefficient of 0.001, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है और एक दिया है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दो मटेरियल है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है एंड इधर देखिए ए एंड बी का रेशियो मांगा है अगर सर्किट हैविंग ए टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अगर सर्किट का कोएफिशिएंट है 0.001। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा ई इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला होता है R1 इंटू अल्फा 1 प्लस R2 इंटू अल्फा 2 डिवाइडेड बाय होगा आपका R1 प्लस R2, ठीक है। तो वैल्यू बैठा दीजिए, यहाँ पर से R1 इस टू R2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा ई का वैल्यू क्या है, देखिए दिया है 0.001, अल्फा ई का वैल्यू है 0.001, R1 इंटू अल्फा 1 का वैल्यू है 0.004 प्लस R2 इंटू 0.0004, ठीक है। और नीचे क्या है R1 प्लस R2। तो अगर यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो R1 डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू कितना आएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू आएगा 1/5, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेपर मोटर हैज ए स्टेप एंगल ऑफ 2.5 डिग्री, एक स्टेपर मोटर है, उसका स्टेप एंगल दिया है 2.5 डिग्री। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द shaft to make 25 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर स्टेप्स मांगा है 25 रिवोल्यूशन के लिए। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक टोटल रिवोल्यूशन के लिए क्या होता है, एक टोटल अगर रिवोल्यूशन करेंगे तो क्या होता है इसका 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 25 रिवोल्यूशन, तो 25 इंटू 360 डिग्री और स्टेप एंगल कितना है 2.5, तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप एंगल भी दिया हुआ था, इसलिए इजीली फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्पीड 950 आरपीएम। एक 3 फेज 50 या 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका फुल लोड स्पीड है 950 आरपीएम, तो उसका स्पीड मांगा है हाफ लोड। तो अगर NS इक्वल्स टू 120F/P एक फॉर्मूला, और स्लिप का जो फॉर्मूला होता है स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR/NS, तो इसी फॉर्मूला से आप लोगों का हो जाएगा। तो पहले तो देखिए फुल लोड का वैल्यू दिया है, तो फुल लोड में हम लोग क्या निकालेंगे, सिंक्रोनाइज स्पीड क्या होता है 120, फ्रीक्वेंसी है 50, पोल है आपका 6, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा सिंक्रोनाइज स्पीड आ जाएगा 1000 आरपीएम। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लिप, फुल लोड, ये सब हो रहा है आपका फुल लोड पे, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे हाफ लोड में, तो स्लिप का वैल्यू क्या होगा, NS क्या है आपका, NS है 1000, NR क्या है 950, फिर NS कितना है 1000, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्लिप का वैल्यू आ जाएगा 0.05, या आगे आपका फुल लोड का। लेकिन हाफ लोड में स्लिप क्या होगा, देखिए हाफ लोड में अगर स्लिप करेंगे तो स्लिप डिवाइडेड बाय 2, तो स्लिप है आपका 0.05 डिवाइडेड बाय, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 0.025, ये आएगा आपका स्लिप एट हाफ लोड। तो स्लिप मिल गया हम लोगों को, तो फिर इसी फॉर्मूला से NS माइनस NR/NS करके बैठा देंगे, तो यहाँ पर NR निकल जाएगा। तो स्लिप कितना है 0.025, फिर क्या है 1 माइनस NR माइनस NS, तो NR कितना है, यहाँ पर NR निकालना है, और NS कितना है, NS यहाँ पर कितना है 1000, NS है आपका 1000, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा NR का वैल्यू आ जाएगा 975 आरपीएम, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर NS का वैल्यू कहाँ से बैठा है, NS का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके थे, उसी को बैठा दिए। एंड इसका फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, स्लिप इक्वल्स टू NS माइनस NR/NS, ये फॉर्मूला होता है। या तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1 माइनस NR/NS, तो ये हम ऐसे करके लिखे हैं ये वाला, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रांजिस्टर
connected in common base connection, collector current is 0.95 milliampere and base current is 0.05 milliampere. Find the value of alpha. तो ये एकदम इजी मैथ है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पूछा है, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा का वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा। पहले तो देखेंगे क्या क्या दिया है, कलेक्टर करंट दिया है मतलब 0.95, आईसी दिया है 0.95 मिली एम्पियर, बेस करंट क्या है, आईबी क्या है आपका, आईबी है आपका 0.05 मिली एम्पियर। तो आप लोगों को पूछा है अल्फा, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका अल्फा इक्वल्स टू आईसी कलेक्टर अपॉन एमीटर करंट, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो आईसी का वैल्यू कितना है देखिए 0.95 एंड आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोगों को शायद पता है, पहले जो डीएफसीसीएल का वीडियो में हम समझाए थे, आई बी प्लस आईसी होता है। तो आई बी का वैल्यू कितना है देखिए, आई बी 0.05, आईसी है 0.95, तो 0.05 प्लस 0.95 करेंगे, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.95। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो चुका है। ये अगर इजी छोटा छोटा जो फॉर्मूला है ना, ये सब अगर आप लोग याद रखेंगे तो इजीली ये सब जो न्यूमेरिकल है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी भी आता है, थोड़ा इजी भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू साइनसॉइडल वोल्टेज। दो साइनसॉइडल वोल्टेज दिया है V1, क्या क्या दिया है हम लोग देखते हैं। चलिए ये जो न्यूमेरिकल है इजीली फाइंड हो जाएगा, जो हम एक्स एंड वाई एक्सिस करके दिखाए थे आप लोगों को एक वीडियो में, उसी से फाइंड हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो देखिए क्या है, वोल्टेज V1 क्या है, V1 है -10 cos, V1 है -10 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। एंड V2 क्या है, V2 है 12 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। तो क्या पूछा है यहाँ पर, पूछा है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आप लोग हम समझाए थे, अगर ऐसे करेंगे ये होता है आपका कॉस ओमेगा टी, ये होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, ये होता है आपका साइन ओमेगा टी, ये होता है आपका माइनस साइन ओमेगा टी। यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है -10 cos ओमेगा टी, -10 cos किधर है, ये है आपका -10 cos ओमेगा टी। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है यहाँ पर प्लस 50 डिग्री। प्लस मतलब क्या बोले थे हम, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इधर घूमेगा। तो माइनस cos ओमेगा टी से 50 डिग्री क्या होगा, मानिए यहाँ पर आपका ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए 12 साइन ओमेगा टी -10 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी किधर है, साइन ओमेगा टी ये वाला है। फिर -10 मतलब क्या, माइनस में हम बोले थे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर घूमेगा। तो ये आपका होगा, मान लीजिए ये आपका होगा 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 50, ये हो गया आपका 10, और ये टोटल कितना है, टोटल है आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो क्या होगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज टू। अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका, डिक्रीज द स्ट्रेस बट इंक्रीज द लेंथ, स्ट्रेस डिक्रीज होगा और लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए ये कौन सा वैलिड मेथड नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पाल्स ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग मेथड आपका वैलिड मेथड नहीं है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 132 किलोवोल्ट सबस्टेशन इज। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट प्रैक्टिस 132 किलोवोल्ट के लिए कितना आपका लैंड चाहिए, 10 एकर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन इज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए, तो शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है -1.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स रिवील्स द टोपोलॉजी ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क। कौन सा मैट्रिक्स रिवील करता है टोपोलॉजी ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क को, यह होगा आपका बास इंडिसेस मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, जो आपका न्यूमेरिकल है ना, जो थ्योरी है वो डायरेक्ट ऑप्शन बता दे रहे हैं, अगर कुछ जरूरत होगा तो हम ब्रीफली डिस्कस कर देंगे। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है आपका 4 पाई सॉलिड एंगल को। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ ए स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। तो स्पॉट वेल्डिंग मशीन के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 0.3 से 0.5 लैग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द
पीरियड ऑफ द साइनसॉइड VT, एक आपका साइनसॉइड इक्वेशन है VT इज इक्वल टू 12 cos 50t प्लस 30 डिग्री, उसका पीरियड पीरियड मतलब टाइम पीरियड मांगा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे होता है, ये इजी है। VT क्या दिया है VT है आपका 12 cos 50t माइनस, ये प्लस है 50t प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो निकालना क्या है, निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, तो ये होता है आपका ओमेगा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 50 डिग्री, ओमेगा मतलब 2πf इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू एफ इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इधर क्या होगा 44 डिवाइडेड बाई 7, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, तो इसको अगर फिर यहाँ पर बैठा देंगे तो कैसे होगा देखिए, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में चल जाएगा 44, नीचे आ जाएगा 50 इंटू 7। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा 0.1257 सेकेंड। ठीक है, तो ये है तरीका, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए स्पेसिफिक वायरिंग, एक स्पेसिफिक वायरिंग के लिए इन ए बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 7.5 एम्पियर। तो फुल लोड करंट दिया है यहाँ पर 7.5 एम्पियर। व्हाट विल बी द परमिसेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ फॉर ए 240 वोल्ट सिस्टम ऑफ सप्लाई। तो परमिसेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट आपका होता है, लीकेज करंट अगर बोले लीकेज करंट आपका होता है 1/5000 इंटू करंट ऑफ फुल लोड। ठीक है, तो लीकेज करंट अगर निकाल लेंगे तो आप लोग यहाँ से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 1/5000 इंटू फुल लोड करंट है आपका 7.5, तो ये आपका निकाल गया लीकेज करंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए, वैल्यू दिया है आपका, निकालना है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, वोल्टेज कितना है यहाँ पर 240 और करंट कितना है, यहाँ से निकल गया देखिए 7.5, ऊपर अगर इसको 500 को कर देंगे तो 500। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 0.16 मेगा ओम। ठीक है, ये अगर आप लोग घर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बेकार वीडियो को लंबा नहीं करते, इसीलिए हम यहाँ पर दिखा दे आप लोगों को खाली फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 45। आपका ट्रांजिस्टर है उसका बीटा का वैल्यू दिया है 45। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टर which is connected in the collector current collector circuit is 1 volt. Find base current for common emitter configuration. तो बीटा आपका दिया है 45 डिग्री। ठीक है, बीटा का वैल्यू है 45। तो यहाँ पर मांगा क्या है IB पूछा है, तो IB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर सर्किट में वोल्टेज दिया है, तो कलेक्टर करंट हम लोगों को निकाल जाएगा यहाँ से। तो IC कैसे निकालेंगे, IC इज इक्वल टू क्या होता है आपका, IC इक्वल टू होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम, तो आपका IC कितना आ गया 1 मिली एम्पियर। तो IC का वैल्यू यहाँ पर 1 मिली एम्पियर आ गया। तो यहाँ से I बीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं देखिए, तो बीटा का वैल्यू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन सॉरी बीटा इज इक्वल टू होता है आपका हाँ IC अपॉन I बीटा। तो बीटा का वैल्यू है 45 इंटू IB इक्वल्स टू IC। ठीक है, तो IC क्या निकालना है, I बीटा निकालना है यहाँ से। तो IC का वैल्यू है 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 45। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.022 मिली एम्पियर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम द कॉमन इनपुट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के लिए कॉमन इनपुट क्या होता है, डिजायर्ड स्किन टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंस्टॉलेशन इफ नॉट स्पेसिफाइड द रेटिंग एज्यूम फॉर पावर सॉकेट आउटलेट इज। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, यहाँ पर पूछा है अगर लोड इंस्टॉलेशन के लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो पावर का रेटिंग क्या होता है, तो पावर का रेटिंग, पावर सॉकेट आउटलेट का रेटिंग क्या होता है, पावर सॉकेट आउटलेट का रेटिंग होता है आपका 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म कंट्रोल सिस्टम मीन्स। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम का मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सिस्टम विद ए प्रोविजन फॉर कंट्रोलिंग द रेस्पॉन्स। जो रेस्पॉन्स आता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है उसी को कहा जाता है कंट्रोल सिस्टम। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है, आज कंप्लीट हो जाएगा 120 क्वेश्चन। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, वेबर इज द यूनिट ऑफ। वेबर किसका यूनिट होता है, वेबर यूनिट होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो वेबर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसी के साथ पूरा 120 क्वेश्चन
खत्म हो चुका है 4 वीडियो में, पार्ट 4 में। तो आप लोग अगर नहीं देखे अभी तक तो जरूर जाके देख लीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड इसके बाद मेरा CHSL का एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, अगर जितना भी CHSL का कैंडिडेट है आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ही मेरा एक CHSL का इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, क्या आ रहा है वो नहीं बताएंगे, ठीक है। और मेरा एक दूसरा जो चैनल है लर्न विद प्रोनॉय, उसमें नॉन टेक का वीडियो आता है और मोटिवेशनल वीडियो भी आता है, तो वहां पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को, ठीक है। तो आज तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।